हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्सेल इन एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग उन टॉपिक्स को यहाँ पे डिस्कस करेंगे जो आपकी अभी तक जो भी परीक्षाएं हो चुकी हैं नेट पेपर फर्स्ट की टीचिंग एप्टीट्यूड में जो भी आपके टॉपिक आ चुके हैं तो उनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। ठीक है, आप एक बार रिवाइज कर लेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। और क्योंकि क्वेश्चंस तो याद नहीं है क्योंकि वो मेमोरी बेस पे थे तो क्वेश्चन एज इट इज़ मैं नहीं यहाँ पर ले पाई, लेकिन उन टॉपिक्स को मैंने कंसीडर किया है। ठीक है, तो आप एक बार देख लेंगे तो ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा और आपकी एक अच्छी तैयारी हो जाएगी कि एक बार आप रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और हाँ फ्रेंड्स, इसकी जो PDF है वो आपको मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप PDF को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, टेलीग्राम चैनल को ज़रूर सब लोग ज्वाइन करें। वहाँ पर जो भी इम्पॉर्टेंट कंटेंट होगा आप मैसेज करके भी बताएं और मुझे जो लगता है कि ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है वो वहाँ पे सारे टॉपिक्स आपको PDF के रूप में प्रोवाइड करूँगी। ठीक है, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं और वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर वो सारे टॉपिक मैंने लिए जो अब तक जितने भी जो फेज हो चुके हैं आपके नेट पेपर फर्स्ट के लिए, तो उसमें जो आ चुके हैं उन्हीं को मैंने यहाँ पे शामिल किया है। आप चैनल पे पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करिए, वीडियो पसंद आने पे लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा और फ्रेंड्स टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम पहले यहाँ देखते हैं कि ये जो है शिक्षण का अन्य समरूप संप्रत्ययों से संबंध क्या है, जैसे कि टीचिंग का अदर जो रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स हैं उनसे कैसा इनका रिलेशन है, इन चीज़ों को हम यहाँ पर डिफाइन करते हैं। उनमें से क्या क्या होता है, जैसे कि टीचिंग एंड कंडीशनिंग, और फिर आता है आपका यहाँ पर देखिए ट्रेनिंग, उसके बाद आता है मतलब अनुबंधन, कंडीशनिंग, प्रशिक्षण, ट्रेनिंग, अनुदेशन, इंस्ट्रक्शन की बात होती है, और प्रतिपादन, इंडोक्ट्रिनेशन। इन सब का प्रयोग क्या है, ये टीचिंग के दौरान कहीं ना कहीं होते हैं, टीचिंग के साथ साथ चलते हैं, ऐसे कह सकते हैं। ठीक है, टीचिंग के साथ चलते हैं, टीचिंग के अंदर होते हैं, लेकिन इनको हम ये नहीं कह सकते हैं कि टीचिंग ही है, ऐसा नहीं होता है। इन सब का अपना अपना कॉन्सेप्ट होता है, तो हम इन्हीं को यहाँ समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हो सकता है आपके जो पेपर में अब आ जाए असर्शन रीज़न के, कथन निष्कर्ष के कारण संबंधित क्वेश्चन आ जाए, या डायरेक्ट भी पूछ लेता है या एग्जाम्पल के थ्रू भी पूछ सकता है ना। तो इनका आपको फंडा क्लियर होना चाहिए। तो पहले देखिए कंडीशनिंग क्या होती है। कंडीशनिंग जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, इनका क्रम भी याद रखिए, कंडीशनिंग, ट्रेनिंग, इंस्ट्रक्शन एंड फिर इंडोक्ट्रिनेशन मतलब प्रतिपादन, अनुबंधन, प्रशिक्षण, अनुदेशन और प्रतिपादन। अब अनुबंधन ये क्या है, शिक्षण के सबसे निचले और प्राथमिक स्तर के एज ए रिप्रेजेंटेटिव के रूप में ही इसको मान्यता प्रदान की जाती है। तो कंडीशनिंग में क्या होता है, आपने पढ़ी है क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, किसकी थी, पावलोव की, है ना। तो यहाँ पर कंडीशनिंग का संबंध क्या होता है, आदतों के निर्माण से होता है। और आदतें क्या होती हैं, व्यवहार की कुछ ऐसी क्रियाएं होती हैं जो बार बार होती हैं, रिपीट होती हैं, है ना। उनके लिए आपको क्या है, याद करने की ज़रूरत नहीं होती, वो आपके हैबिट में आ जाती हैं। इसमें क्या होता है, मानसिक शक्तियों के विकास और उपयोग की संभावना कम होती है, तो ये आपके हैबिट में आ जाता है ना। तो यही होता है कंडीशनिंग। जैसे कि वहाँ पर था कि घंटी बजी और फिर उसके क्या है, कुत्ते के लार आया, खाना मिला, इस तरह से क्या था, एक प्रोसेस होता रहता था, तो वही था पावलोव का। तो यहाँ पर कंडीशनिंग का वही मतलब है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं ट्रेनिंग क्या होती है। अब ये क्या है, अनुबंधन से ऊंचे लेवल का माना जाता है। तो यहाँ पर ट्रेनिंग मतलब आप समझ रहे हैं ना, ट्रेनिंग किसी को भी दी जा सकती है, किसी भी रूप में दी जा सकती है। इसके द्वारा विभिन्न कौशलों को अर्जित करने और चरित्र निर्माण अथवा व्यवहार को वांछित बनाने में सहायता मिलती है। ठीक है, मिसप्रिंट है यहाँ पर। तो किसी व्यक्ति को उपयुक्त कौशलों का प्रशिक्षण, कोई भी ट्रेनिंग स्किल मतलब कोई भी ट्रेनिंग ऐसी दी जाती है कि एक स्किल डेवलप हो सके, तो प्रशिक्षण प्रदान करके विशेष कार्य को करने के लिए, जैसे कि किसी बढ़िया मिस्त्री को या कारीगर को बनाया जा सकता है ना। तो ये स्किल ही तो होती है कि एक अच्छा जो है, एक मिस्त्री आपको मिला तो उसने आपका अच्छा घर बना दिया, है ना, इस तरह से। तो ये स्किल ही है और इसको कैसे, ट्रेनिंग के द्वारा इसको ट्रेन किया गया। इंस्ट्रक्शन, अब इंस्ट्रक्शन में क्या होता है, ये शिक्षण और अनुदेशन एक दूसरे से संबंधित हैं, परंतु एक दूसरे के सिनोनिम्स नहीं हैं। ठीक है, एक दूसरे के ऐसा कह सकते हैं कि कॉम्प्लीमेंट हैं, लेकिन मतलब
एक दूसरे के सिनोनिम्स नहीं है कि एक के स्थान पे दूसरा आ जाए। शिक्षण में ही अनुदेशन होता है। ऐसे कह सकते हैं कि अनुदेशन से तात्पर्य उस क्रिया से है जिसमें कि प्रशिक्षण नहीं आता है। इसमें कोई प्रशिक्षण नहीं आता है, अनुदेशन दिया जाता है। और इसमें क्या होता है कि छात्रों और शिक्षकों के मध्य इंटरेक्शन का होना आवश्यक नहीं है। इंटरेक्शन आपका कहाँ पर होगा? जहाँ क्लासरूम होगी, जहाँ कोई टीचिंग क्लास चल रही होगी। तो इसलिए इसका प्रयोग कहाँ होगा? ज्ञानात्मक उद्देश्य की प्राप्ति में होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, जबकि टीचिंग में क्या होता है, क्लासरूम में अगर कोई इंटरएक्टिविटी हो रही है, इंटरेक्शन हो रहा है, कोई टीचिंग स्किल डेवलप की जा रही है, तो वहाँ पे क्या होता है, ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक सारी जो है ये जितने भी डोमेन आपके होते हैं ये सभी एक्टिव होते हैं ना। कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर 3 डोमेन्स हैं आपके विकास के। तो मतलब भावात्मक और ज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोगत्यात्मक है ना, साइकोमोटर जिस कहते हैं। तो क्लासरूम में ये सारे एक्टिव होते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि इसमें खाली ज्ञानात्मक ये जो है विकास, ये पक्ष जो है संबंधित होता है। तो इस तरह से शिक्षण में अनुदेशन निहित हो सकता है, पर अनुदेशन में सामान्यतः शिक्षण नहीं होता है। मतलब कहने का ये मतलब है कि अगर टीचिंग है तो वहाँ पे इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। जैसे कि अब शिक्षण मशीन है, टीचिंग मशीन है, टेलीविज़न है, टैप रिकॉर्ड है, ये सब क्या है, इसमें ये अनुदेशन, मतलब जो अनुदेशन में सहायता करते हैं इस टीचिंग प्रोसेस में, इनके द्वारा इंस्ट्रक्शन दिया जा सकता है। तो अनुदेशन क्या होता है, सदैव छात्र केंद्रित होता है। तो इस तरह से, और जबकि टीचिंग में क्या है, मतलब जो आपका सिलेबस है, करिकुलम है, ये सारी चीज़ें भी वहाँ पर मैटर करती हैं। तो इस तरह से ये हो गया शिक्षण और अनुदेशन में क्या अंतर है, कैसे संबंधित हैं। अब प्रतिपादन की बात करें, इंडोक्ट्रिनेशन, तो अनुबंधन जहाँ पे शिक्षण का पहला चरण था आपने देखा, वहीं पर प्रतिपादन क्या है, इसका टॉप लेवल है ना, लास्ट की स्टेज है। तो इसमें क्या होता है, प्रतिपादन की सहायता से व्यक्ति के व्यक्तित्व में आदर्शों और मूल्यों की स्थापना की जा सकती है। यहाँ पर वैल्यूज से संबंधित होता है, मतलब हाई लेवल का है। तो यहाँ पर इस स्तर पर व्यक्ति से अन्य स्तरों की तुलना में अधिक ऊंचे स्तर की बुद्धि और विवेक की उम्मीद की जाती है। तो ये एक हाई लेवल है। यहाँ पर कॉग्निटिव लेवल जो होता है काफ़ी हाई लेवल का होता है। इसके मतलब परिणाम स्वरूप प्रतिपादन व्यक्ति के ज्ञानात्मक और भावात्मक दोनों ही प्रकार के व्यवहार संबंधी पक्षों में अधिक स्थायी परिवर्तन लाने की भूमिका निभाता है। तो ये किस में ज़्यादा इफेक्टिव होगा, ज्ञानात्मक और भावात्मक। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्रतिपादन। अब अगर इससे संबंधित कोई क्वेश्चन आएगा तो आपका गलत नहीं होगा, कम से कम, है ना, रिवीजन यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर जितनी भी संबंधित जो भी आपके जो हैं नोट्स वगैरह हैं वो वहाँ पे आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे PDF के फॉर्म में। ठीक है, अब आगे देखिए, फंक्शंस ऑफ टीचिंग वेरिएबल, ये भी काफ़ी पूछा जा रहा है। कुछ ऐसे जो पॉइंट्स हैं, टॉपिक्स हैं, वो हमेशा पूछे जाते हैं और पूछे जा रहे हैं। तो वो आपको एक रिवीजन के तौर पे मैंने यहाँ पर देने की कोशिश की है। अब यहाँ पर देखिए शिक्षण चरों के कार्य। तो यहाँ पर शिक्षण प्रक्रिया में क्या होता है, शिक्षण और छात्र हस्तक्षेप चरों के माध्यम से ये कार्य करते हैं। इनमें से कौन कौन से होते हैं, जैसे कि निदानात्मक कार्य, उपचारात्मक कार्य और मूल्यांकन संबंधित कार्य। अब यहाँ पर देख रहे हैं आप, शिक्षक होना चाहिए यहाँ पे, शिक्षक तथा छात्र स्वतंत्र और आश्रित चर, ये हस्तक्षेप चरों के माध्यम से। तो आपको पता है 3 प्रकार के वेरिएबल्स होते हैं, स्वतंत्र चर, आश्रित चर और हस्तक्षेप चर। स्वतंत्र चर आपको पता है शिक्षक होता है, वो किसी पे आश्रित नहीं है। और आश्रित चर क्या होता है, स्टूडेंट है जो कि सीख रहा है, वो क्या है, टीचर के उस पर ही डिपेंड है। और हस्तक्षेप चर, उसमें बहुत सारे शिक्षक का मतलब क्लासरूम का वातावरण क्या है, कौन से टीचिंग एड्स यूज़ किए हैं, कौन सी टीचिंग स्ट्रेटजी यूज़ की जाती है, शिक्षण विधियाँ क्या है, तो ये सारे माध्यम, ये सब आपके हस्तक्षेप चर में आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी आपका कवर हो गया। अब यहाँ पे देखिए निदानात्मक कार्य के अंतर्गत क्या होता है, डायग्नोस्टिक फंक्शन। निदानात्मक कार्यों में शिक्षक जो कि स्वतंत्र चर है, ये अधिक एक्टिव होता है, ये अधिक क्रियाशील होता है। वो पाठ्यवस्तु और छात्र दोनों पर ही विशेष ध्यान देता है। ठीक है, शिक्षक इस बात का निदान करने की कोशिश करता है कि छात्रों को क्या आता है और क्या आना चाहिए, है ना, प्रीवियस नॉलेज वो यहाँ पर चेक करता है। तो इस तरह से वो पाठ्य वस्तु को छात्रों के समक्ष ऐसे प्रस्तुत करता है कि जो प्रीवियस नॉलेज क्या है और अब क्या वो नया ज्ञान देना चाह रहा है, इसमें रिलेट करके वो क्लासरूम की एक्टिविटी को आगे बढ़ाता है। ठीक है, आपने भी देखा होगा कि जब आप टीचिंग करने लिए आते थे तो क्या है, आप वहाँ पर
पूर्व ज्ञान के आधार पर ही वहाँ पे प्रस्तावना बनाते थे, है ना। तो इस तरह से वहाँ पर क्वेश्चंस करते थे, फिर देखते थे कि हाँ अब हमको टॉपिक कैसे रिलेट करके ले जाना है। तो यही सारी चीज़ें आपकी डायग्नोस्टिक फंक्शन में आती है, पहला चरण है। उसके बाद देखिए उपचारात्मक प्रिस्क्रिप्टिव फंक्शन, ये क्या होता है। अब निदान हो गया, निदान के माध्यम से जो भी लक्षण, स्तर अथवा कमियां अगर शिक्षक को पता हुई, मालूम हुई, तो उन पर नियंत्रण रखने और उपचार का कार्य भी शिक्षक का ही है। अब इसमें वो क्या करेगा, अब इस लेवल को आगे बढ़ाने के लिए, उपचारात्मक कार्य को आगे बढ़ाने के लिए वो शिक्षण कौशल का उपयोग करेगा और फीडबैक का समुचित व्यवस्था करेगा, है ना। फीडबैक कहाँ पर पॉजिटिव चाहिए, नेगेटिव चाहिए, इस तरह से वो क्या करेगा, क्लासरूम के प्रोसेस को आगे बढ़ाएगा। तो ये हो गया उपचारात्मक कार्य। नया ज्ञान देने की कोशिश इन्हीं सब माध्यम से करने की कोशिश करेगा। फिर आता है इवेल्युएशन, मूल्यांकन कार्य। इवेल्युएशन फंक्शन में क्या होता है, ये शिक्षण प्रक्रिया का अभिन्न अंग है। इसका उपदेश क्या होता है, उपचारात्मक कार्यों की प्रभावशीलता के विषय में जानना। यहाँ पर ये जानने का प्रयास किया जाता है कि छात्रों में वांछित परिवर्तन हुआ है या नहीं। मतलब जो आपने उद्देश्य निर्धारित किए थे, उन उद्देश्यों की प्राप्ति किस सीमा तक हो रही है, कहाँ तक हो रही है। तो मूल्यांकन क्या है, उद्देश्यों पर निर्भर रहता है। अब इसके लिए कौन कौन सी टेक्निक यूज़ करते हैं, तो जैसे विभिन्न मूल्यांकन तकनीकियाँ, जैसे कि निरीक्षण हो सकता है, साक्षात्कार होता है, रेटिंग स्केल, मौखिक लिखित परीक्षा होती है और आपका प्रयोगात्मक परीक्षा, ये सब चीज़ें क्या, प्रोजेक्टिव टेक्निक, है ना। तो इस तरह जो भी टेक्निक्स हैं वो सारी आपकी एवेल्यूएशन के लिए यूज़ की जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ तक की बात आपको क्लियर हो गई हो तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक ज़रूर करें, लाइक करें और अपना फीडबैक भी देते चलें कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। आगे देखते हैं, अब कुछ हम टीचिंग मॉडल्स की बात करते हैं। ठीक है, तो इस बार के तो क्वेश्चन नहीं पता है मुझे, लेकिन मैंने प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस थे उनको लिया है टीचिंग मॉडल के रूप में, शिक्षण प्रतिमान जिसको कहते हैं। तो इनको भी देख लीजिए, क्योंकि पिछले जो सेट मैंने देखे तो वहाँ पर हर बार हर एक सेट में आप कह सकते हैं कि एक क्वेश्चन जरूर लिया गया था। तो ठीक है, उन्हीं क्वेश्चंस को मैंने यहाँ पर कवर करने की कोशिश की है। अब देखिए, ये क्वेश्चन तो कम से कम 2 से 3 बार पूछा गया है। सार्थक शाब्दिक अधिगम के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। अब ये तो शब्द आपको कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, जो भी टीचिंग मॉडल है वो आपको क्या है, नाम के हिसाब से दिए गए हैं, है ना। कोई भी है तो उसके क्या है, प्रतिपादक के नाम के अकॉर्डिंग है वो उसका नाम। तो यहाँ पर इसका जो पूछा गया, ये जो क्वेश्चन आया था, ये बार बार इसी शब्द से पूछा गया, सार्थक शाब्दिक अधिगम के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। तो ये था डेविड आसुबेल का। तो सार्थक शाब्दिक अधिगम के सिद्धांत का प्रतिपादन डेविड आसुबेल ने किया था। ये देखिए, ये पूछा भी गया है एनटीए नेट में दिसंबर और जो जून का आपका हुआ था मर्ज करके, तो इसमें पूछा गया था। ये सिद्धांत इस तथ्य को संदर्भित करता है कि किसी भी प्रकार अधिगमकर्ता सार्थक शाब्दिक विषय वस्तु सामग्री से कितना सीख सकता है। ठीक है, तो इसको हम आगे डिटेल में अभी इसी वीडियो में हम इसको डिस्कस करेंगे। इसके बाद जो है आप और क्वेश्चंस देख लीजिए कौन कौन से पूछे गए हैं टीचिंग मॉडल से संबंधित। अब ये था, निम्नलिखित में से कौन सा मॉडल विद्यार्थियों को व्याख्यान, पठन और अन्य माध्यम के द्वारा प्रस्तुत सामग्री को समझने के लिए संज्ञानात्मक संरचना प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। तो ये भी एडवांस ऑर्गेनाइजर है। ठीक है, एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल, ये भी किसका था, अभी आपने वहाँ पढ़ा था, डेविड आसुबेल का था। तो इसी तरह से इसके बारे में तो हम पूरा ही डिस्कस करेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए, विद्यार्थियों को इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। विद्यार्थियों को व्याख्यान, पठन और अन्य माध्यम के द्वारा प्रस्तुत सामग्री को समझने के लिए और संज्ञानात्मक संरचना प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। ये देखिए, ये डेविड आसुबेल का ही है ना। 2 नाम तो आपको यहीं से पता लग गए कि एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल और क्या था मुझे भी भूल गया, हाँ, सार्थक शाब्दिक अधिगम, है ना। कैसा विचित्र नाम है। तो इस तरह से देख सकते हैं। तो ये क्या है, एडवांस ऑर्गेनाइजर्स मॉडल डेविड आसुबेल द्वारा दिया गया, जो एक शैक्षिक मनोवैज्ञानिक है। आसुबेल के अनुसार सामग्री सार्थक है या नहीं, यह शिक्षार्थी के तैयारी और सामग्री के संगठन पे अधिक निर्भर करता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका डेविड आसुबेल का। उसके बाद देखिए और कैसे क्वेश्चंस आए हैं। अब देखिए, यहाँ पर आपका इसमें विधि शास्त्रीय परीक्षा ज्यूरिस्प्रूडेंशियल इंक्वायरी से पूछा गया है। जैसे आपको क्या है ना, एग्जाम्पल के तौर पे भी ऐसे पूछ सकता है। सीधे तो क्वेश्चन यहाँ से नहीं आएगा, लेकिन आप इसके फीचर्स को समझ लीजिए कि कैसे कैसे हैं। जैसे कि छात्र छात्राएं बड़े होते हैं, समुदाय, राज्य, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर सामाजिक विषयों का अध्ययन उन्हें उपलब्ध कराया जा सकता है। इस प्रयोजन हेतु किस मॉडल को डिज़ाइन किया गया है। तो है ना, अब यहाँ पर देखिए, समुदाय, राज्य, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बात कर रहा है। तो ये कौन सा है, ज्यूरिस्प्रूडेंशियल इंक्वायरी, विधि शास्त्रीय परीक्षा।
तो अब ये क्या होता है, ये ऐसा शिक्षण मॉडल है जो सामाजिक संपर्क की भूमिका पर जोर देता है ना, सामाजिक संपर्क की बात करता है, सोशल इंटरेक्शन मॉडल है ये, और सूचना प्रसंस्करण और सामाजिक मुद्दों के मूल्यांकन के लिए प्रतिमान के रूप में केस स्टडी का उपयोग करता है। तो इतनी चीज़ आपको इससे पता लगी कि ये कहाँ है, सामाजिक संदर्भ में बात करेगा और इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग के रूप में, है ना। तो ये हो गया एक इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। ये टीचिंग के मॉडल्स हैं, मतलब टाइप्स ऑफ मॉडल हैं, जिसमें कि आपका ये सोशल इंटरेक्शन और इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, तो इस तरह से ये इसके दोनों के रूप में काम करता है, ज्यूरिस्प्रूडेंशियल, है ना। अब आगे देखते हैं। अब इनको देखिए, अब ये ग्रुप इन्वेस्टिगेशन का मॉडल पूछा गया है, इनको करेक्ट सीक्वेंस में लगाना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं तरह तरह के दिए हुए हैं कि छात्र छात्राएं अध्यापन कार्य तैयार करते हैं, अध्ययन को व्यवस्थित करते हैं। तो इसमें से सही ऑप्शन देखिए, पहले क्या होता है, ग्रुप इन्वेस्टिगेशन मॉडल, समूह अन्वेषण मॉडल की बात करें तो पहला देखिए ये है, पहला होता है छात्र छात्राओं के सामने परेशान करने वाली परिस्थिति आती है, ये हो गया आपका नंबर 1। फिर है छात्र छात्राएं परिस्थिति की प्रतिक्रियाओं का अन्वेषण करते हैं। भाई पहले समस्या आई, फिर आपने उसका जो है इवेल्युएशन किया, एक्सप्लोर किया कि कौन सी परिस्थिति कैसी है ना, इसकी प्रतिक्रियाएं ली। फिर देखिए छात्र छात्राएं अध्यापन कार्य तैयार करते हैं, अध्ययन को व्यवस्थित करते हैं, ठीक है। फिर आता है आपका स्वतंत्र और समूह अध्ययन, तो ये चौथे नंबर का हो गया। फिर आता है छात्र छात्राएं प्रगति और प्रक्रिया का विश्लेषण करते हैं, है ना। तो इस तरह से ये आपके सारे क्रम में लगाने के हो गए। तो ये आपका ग्रुप इन्वेस्टिगेशन हो गया। मैंने आपको क्वेश्चन के माध्यम से समझाने की कोशिश की है ना। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं थोड़ा सा इसके बारे में। ये तो क्वेश्चन हो गया। अब देखते हैं शिक्षण प्रतिमान क्या होता है। एक शिक्षक शिक्षण प्रतिमानों का प्रयोग क्यों करता है। शिक्षण प्रतिमानों का प्रयोग करके उद्देश्य के अनुसार शैक्षिक वातावरण उत्पन्न करता है। शिक्षण की प्रक्रिया से मूल्यांकन की प्रक्रिया एक अनिवार्य कार्य है ना। शिक्षण प्रोसेस होता है, फिर आपका फाइनली क्या होता है, मूल्यांकन होता है। शिक्षण नीतियाँ क्या होती हैं। अब अगर हम टीचिंग स्ट्रेटजी और शिक्षण प्रतिमान की बात करें तो दोनों में डिफरेंस होता है। शिक्षण नीतियाँ क्या है, केवल नीति निर्धारित करती हैं। शिक्षण के मूल्यांकन से उनका कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं होता है। अब भैया आपने क्लासरूम स्टार्ट की, मतलब क्लास की एक्टिविटी स्टार्ट की और पढ़ाया, फिर कौन सी स्ट्रेटजी आपने यूज़ की, उन स्ट्रेटजी का प्रयोग कहाँ तक हुआ, बच्चे में वो व्यवहार परिवर्तन दिखा नहीं दिखा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन शिक्षण प्रतिमान में मूल्यांकन की प्रक्रिया को इम्पॉर्टेंट माना गया है और वहाँ पे ये महत्वपूर्ण क्रियाओं में से एक होती है, ठीक है। तो ये फ़र्क हो गया। अगर कभी इस तरह से पूछा जाए, मैंने आपको बहुत शॉर्ट में ही समझाने की कोशिश की ताकि आपको थोड़ा थोड़ा डिफरेंस पता लगे कि ये वास्तव में है क्या, क्योंकि सुनने में तो सब एक जैसा लगता है। अब यहाँ पर देखिए एलिमेंट्स ऑफ टीचिंग मॉडल्स क्या होते हैं। इसमें कोई भी टीचिंग मॉडल होता है तो इनमें ये 4 चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। पहला लक्ष्य या उद्देश्य, फोकस, सिंटैक्स, संरचना क्या है। तो लक्ष्य मतलब उद्देश्य तो पता है कि किस उद्देश्य से ये मॉडल बनाया गया या हम इसको यूज़ कर सकते हैं। सिंटैक्स में क्या होता है कि संरचना क्या है, कौन कौन सी उसमें उसके अंतर्गत चीज़ें आएंगी। सोशल सिस्टम, सामाजिक प्रणाली में कक्षा, ये क्लासरूम के अंदर की बात होती है कि उसमें वहाँ पर कौन कौन सा छात्र और शिक्षक के बीच जो है क्लासरूम में कैसी क्रिया हो रही है ना। फिर मूल्यांकन प्रणाली, द सपोर्ट सिस्टम इसको बोलते हैं ना, मूल्यांकन। तो ये होता है आपका कि बाद में इसका मूल्यांकन किया जाता है कि इस शिक्षण प्रतिमान के द्वारा हमने उद्देश्यों की पूर्ति कहाँ तक की, ठीक है। तो अब एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल, जैसे कि मैंने कहा था, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल के प्रवर्तक जो थे कौन थे, डेविड आसुबेल थे। इस प्रतिमान का आधार, अब देखिए जब आप इसकी थ्योरी में जाएंगे तब ये वर्ड आ रहा है आपको, शाब्दिक अधिगम, वर्बल लर्निंग है ना। इसका आधार क्या है, वर्बल लर्निंग है और ये इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग के सिद्धांत पर आधारित है। मैं इसको पूरा डीप में आपको पढ़ाऊंगी, कई एक मॉडल है ना, इस वीडियो में कवर नहीं कर सकते थे तो वो उसको हम, इसीलिए मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि आप टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करिए, ताकि मुझे क्या है वहाँ पर मुझे कंटेंट देने में भी आसानी होगी। क्योंकि यहाँ पर कुछ चीज़ें क्या है कि नहीं दे सकते हैं, कोई ग्राफ के मतलब कोई वैसे है क्लासिफिकेशन के फॉर्म में है, कोई बहुत ज़्यादा बड़ा डिटेल है, तो इस पीपीटी में थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें। तो क्या हुआ, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग के सिद्धांत पे आधारित है। इस सिद्धांत के अनुसार शिक्षक किसी विषय वस्तु को सीखने के लिए प्रत्यय विषय से संबंधित विषय वस्तु को व्यवस्थित रूप में इस प्रकार करता है कि विषय वस्तु छात्र को सहज ही बोधगम्य हो जाती है, ठीक है। तो इसका फोकस क्या हुआ कि प्रत्यय तथा तथ्यों का बोध कराना है ना, फैक्ट्स को बताना, ज्ञान पुंज में संबंध स्थापित करना, उसका जो नॉलेज है उसमें रिलेट करना, पाठ्य वस्तु को रोचक और सार्थक बनाना। तो एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल में ये इसके उद्देश्य होते हैं।
फिर देखिए संरचना में क्या क्या चीज़ें होती हैं। कई बार आपकी ये जो है इसको भी अरेंज करने को आता है ना, इसके जो सिंटैक्स में जो फेजेज हैं कि पहले क्या होता है, जैसे कि हमने अभी पढ़ा था आगे जो है ग्रुप इन्वेस्टिगेशन में कि उनको कैसे फॉर्म में लगाया गया, इसी तरह से इसमें भी है। तो यहाँ पर सबसे पहला क्या होता है, अग्रिम संगठन का प्रस्तुतिकरण, फिर अधिगम सामग्री अधिगम कार्य का प्रस्तुतिकरण करना है ना, फिर ज्ञानात्मक संगठन को सुदृढ़ करना। ये हो गया आपका संरचना। अब सोशल सिस्टम की बात करें तो इस सिस्टम में शिक्षक की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। वो ज़्यादा एक्टिव होता है और अपना कक्षा पर जो होता है वो अपनी क्लासरूम में कंट्रोल रखता है, नियंत्रण रखता है। तो इससे क्या होगा, कक्षा अनुशासित रहेगी, डिसिप्लिन रहेगी और सुव्यवस्थित रहेगी, है ना। तो शिक्षक क्या है यहाँ पर, प्रभावशाली शिक्षण के लिए उपयुक्त वातावरण प्रदान करता है। जैसे मैंने पहला भी बताया था ना कि सोशल सिस्टम में क्या होगा, तो वहाँ पर क्या होता है, कक्षा जो आपका क्लासरूम का है वो एटमॉस्फेयर कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पर छात्रों को आवश्यकता अनुसार उत्प्रेरणा प्रदान की जाती है। उत्प्रेरणा आप समझ रहे हैं, मोटिवेशन। जहाँ आवश्यकता होती है वहाँ मानसिक सहायता प्रदान करता है और छात्र और शिक्षक के मध्य अंतर्क्रिया होती है। तो किसके अंतर्गत हम बात कर रहे हैं, सोशल सिस्टम, सामाजिक व्यवस्था के बारे में। अब मूल्यांकन व्यवस्था की बात करें, सपोर्ट सिस्टम। इस प्रतिमान के अंतर्गत मूल्यांकन अनुदेशन के आधार पर किया जाता है। मूल्यांकन हेतु क्या होता है, मौखिक और लिखित दोनों प्रकार की परीक्षाओं का प्रयोग क्रिया किया जाता है ना। तो ये हो गया आपका सपोर्ट सिस्टम, मूल्यांकन व्यवस्था। अब तक देखिए कितने हमने पढ़ लिए, 4-5 मॉडल पढ़ लिए ना, कम से कम 5-6 पढ़ लिए। तो एक और है, इम्पॉर्टेंट है, रिचर्ड सर्चमैन द्वारा प्रतिपादित पूछताछ प्रशिक्षण प्रतिमान, इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल इसको कहते हैं। ये किसका था, रिचर्ड सर्चमैन का था। सभी के मैंने आपको एक एक की पॉइंट्स बताने की कोशिश की है। जब हम डिटेल में पढ़ेंगे वो अगले वीडियो में पढ़ लेंगे, लेकिन अभी क्या आपकी परीक्षा का टाइम है तो आपको थोड़ा थोड़ा डिफरेंस जान लेना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल में क्या होता है, ये एक ऐसा प्रतिमान है जो विद्यार्थियों को किसी प्रक्रिया या घटना विशेष के घटने संबंधी बातों या कारणों को जानने, आवश्यक पूछताछ या जांच संबंधी वांछित प्रशिक्षण प्रदान करता है ना। तो यहाँ पर क्या होगा कि घटना और विशेष मतलब कोई घटना है, कोई प्रक्रिया है, उससे संबंधित बात को या कारण को जानने के लिए पूछताछ की जाती है। ऐसा ये ट्रेनिंग मॉडल है। तो ये हो गया आपका जितने भी टीचिंग ट्रेनिंग मॉडल थे, ठीक है। तो ठीक है फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। और मेरी पूरी कोशिश है कि मैं आपको ऐसे ही कंटेंट प्रोवाइड करूं। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब करें और ये बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, ठीक है। वीडियो पसंद आया है तो लाइक एंड शेयर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।